वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ फिजिक्स की PYQ सीरीज फॉर TGT एग्जाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाँ जी, द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री। ओके, जो एंगल रहेगा इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए वो क्या रहेगा? 0 डिग्री रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है, कौन सी होती है, कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी उनको। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो रहेगी कि उनकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? 35,000 किलोमीटर। ओके, एंड सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा? उनकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या रहेगी? वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। और थर्ड अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो उनका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 24 आवर्स। ओके, तो ये जियो स्टेशन सैटेलाइट की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है कोई सैटेलाइट तो उसको कौन सी सैटेलाइट बोलेंगे? जियो स्टेशन सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट क्या होती हैं? ये रेस्ट पे होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या लगती हैं कि ये रेस्ट पे हैं। ओके, इसी के साथ आपने याद रखना है पोलर सैटेलाइट का। पोलर सैटेलाइट कौन सी होती हैं? तो पोलर सैटेलाइट आपने याद रखना कि जो पोल्स पे रिवॉल्व करती हो। ओके, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो रिवॉल्व कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जिनकी डायरेक्शन रहती है। ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन रहेगी और हाइट उनकी भी कितनी रहेगी? 35,000 किलोमीटर। बट जो टाइम है उनका वो रहेगा 100 मिनट। 100 मिनट का टाइम रहता है यहाँ पे। ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। और यही क्वेश्चन अगर आपसे किसके लिए पूछ लिया जाए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जगह यहाँ पे अगर आपसे किसके लिए पूछ लिया जाए? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट के लिए पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा पोलर सैटेलाइट के केस में? तो याद रखिए ये रहेगा आपके पास 90 डिग्री का। ओके, तो कितना रहेगा ये पोलर सैटेलाइट में? 90 डिग्री का। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाँ जी, यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया कि ये जो आपकी जियो स्टेशन सैटेलाइट है इनको क्या बोलते हैं? और सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। ओके, सिंक्रोनस सैटेलाइट क्यों बोलते हैं इनको ऐसा? क्योंकि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहती है, ओमेगा जो रहता है वो इज सेम एज ऑफ अर्थ। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की तरह इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है? तो 0 रहता है, यूनिटी रहता है, इनफाइनाइट रहता है, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो राइट रहेगा और रहेगा ऑप्शन सी। अब बल्क मॉडुलस जो है किसका टाइप है? तो याद रखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप है। हाँ जी, तो फर्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? तो ये है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। और इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है? टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये याद रखना है आपने, टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, और जो यंग्स मॉडुलस जो रहेगा परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए वो भी क्या रहेगा? इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यंग्स मॉडुलस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंड। नॉट डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये? डायमेंशंस, मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डायमेंशंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। यंग्स मॉडुलस का लग गया पता। अब सेकंड जो है वो है इसका बल्क मॉडुलस। ओके, सेकंड क्या है? हाँ जी, बल्क मॉडुलस रहेगा सेकंड।
तो बल्क मॉडुलस में क्या आएगा आपके पास, B इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है बल्क मॉडुलस, बल्क स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, तो ये भी रेशियो याद रखनी है इसकी। ओके, इसी के साथ आपने याद रखना है थर्ड इसका टाइप्स, थर्ड टाइप है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी से डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो वो किसके इक्वल रहता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, टू द शियर स्ट्रेन। और जो बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहता है फॉर आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड के लिए वो क्या रहेगा, वो रहेगा 0। तो याद रखिए जो बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहेगा फॉर आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड के लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, और बल्क मॉडुलस का मैंने आपको बता दिया रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट रहता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टू मेन ड्रॉप, हाँ जी, टू मेन ड्रॉप ऑफ रेडियाई 0.5 mm and 1 mm are falling on a metallic plate, the ratio of the velocity of these drops is। ओके, तो इसमें क्या रहेगा, देखो एक ड्रॉप है, मेटेलिक ड्रॉप है जिसका रेडियस हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। ओके, अब मान लो इसको कहीं पे हम फॉल करवा रहे हैं, मान लो ये कोई आपने कंटेनर ले लिया, इसमें आपने फ्लूइड फिल किया हुआ है। ओके, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये नीचे को आएगा उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। किस क्या वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी होती है ये, टर्मिनल वेलोसिटी। तो याद रखेंगे जो टर्मिनल वेलोसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है रेडियस के स्क्वायर के। ओके, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो यहाँ से आपने याद रखना है, तो V1 अगर आपके पास दो टर्म दी हैं, रेडियस दिए हैं, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 0.5 अपॉन 1, जब आप होल स्क्वायर करोगे 0.5 का तो 0.25 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, और इसको कट करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 1 अपॉन 4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, लिक्विड और गैसेज जो है किस प्रोसेस से जो है हीट होती हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास कन्वेक्शन। ओके, ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। जितने भी आपका ये जो आपके प्रोसेस हैं, जो लिक्विड और गैसेज हैं, वो सारी जो लिक्विड गैसेज है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से जो है हीट होते हैं। ओके, और कंडक्शन से कौन से होते हैं, तो ऑल द सॉलिड्स, all solids are heated by conduction। ओके, कंडक्शन के मेथड से जो है सभी सॉलिड्स जो है हीट होते हैं। क्लियर, और यहाँ पे याद रखेंगे रेडिएशन, ये है फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट का जो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रांसफर होगा वो किस मोड में होगा, हाँ जी, वो होगा आपका रेडिएशन वाले मेथड से। ओके, क्लियर, तो ये सारे पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हैवर्ड, अगर रेडियस को आधा हाफ कर दी जाए, एंड द टेम्परेचर डबल, और टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए, तो पावर ऑफ रेडिएटेड इन वॉट वुड बी, तो पावर कितनी निकलेगी, ये पूछा गया है आपसे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो हीट रेडिएट होगी वो किसके इक्वल रहती है। तो यहाँ से आपने याद रखना है हीट रेडिएशन जो रहेगा, तो E इज इक्वल टू, हाँ जी, E इज इक्वल टू आपके पास रहता है एप्सिलॉन सिग्मा A की इंटू टी की पावर 4। ये हीट रेडिएशन का फॉर्मूला है कि हीट कितनी एमिट होगी। क्लियर, तो उसका फॉर्मूला है ये
सिग्मा यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट है, सिग्मा और एप्सिलॉन यहाँ पे आपको पता है परमिटिविटी है, ए यहाँ पे एरिया, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एरिया आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर साथ में टी की पावर 4। ओके, अगर ये देखो यहाँ पे अब बोला गया है पहले अगर आपके पास रेडियस 12 सेंटीमीटर है, बाद में क्या हो जाएगा हाफ। तो अगर मैं इसकी रेशियो निकाल लूँ यहाँ पे E1 अपॉन E2, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, हाँ जी, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो ये क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन सिग्मा, तो यहाँ पे 4 पाई, अगर मैं इसको रेडियस को क्या ले लूँ R1 स्क्वेयर और साथ में T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, हाँ जी, एप्सिलॉन सिग्मा 4 पाई R2 रेज टू पावर 2 और T2। ओके, तो यहाँ पे ये तो आपका सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब R1 और T1 या R2 एंड T2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, तो R1 कितना है, तो सेंटीमीटर में है। देखो यहाँ पे एक चीज आपने ठीक रखनी है अपनी कि यूनिट सेम रखनी है, ये सेंटीमीटर में है, ये वॉट में है, ये केल्विन में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.12, 0.12 का होल स्क्वायर। ओके, और टेम्परेचर कितना था यहाँ पे 500, उसका उसकी 4 टाइम्स पावर डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है इसको हाफ कर देना है, तो हाफ करके क्या आएगा 0.06। आपने रेडियस को क्या कर दिया यहाँ पे हाफ कर दिया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर हो गया डबल, डबल हो गया तो क्या आ गया 1000 की पावर 4। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 1800 वॉट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1800 वॉट जो है इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U if the spring is stretched by 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ओके, अगर 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U होती है, अगर उसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। ओके, तो ये सारे कैसे निकालना है ये क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहती है, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल रहती है किस स्प्रिंग में, तो U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट के लिए इसके लिए, तो क्या दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया है डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ के और 2 की पावर 2। ओके, तो कितना आ गया ये, इसको जब कट करेंगे तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, हाँ जी, 2k। क्लियर। अब अगर मान लो अब बोला गया कि अब अगर स्ट्रेच जो है कितना डिस्प्लेसमेंट अगर 10 सेंटीमीटर होती है, तो अब सेकंड इक्वेशन ले लीजिए 2k 10 का स्क्वायर। ओके, यह आ गया, तो यहां से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, हाँ जी, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है, तो इसको कर लेंगे तो आपका 25 यहाँ पे बन जाएगा, इसको पहले आप कर लेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास आएगा ये 25। ओके, 25 आ जाएगा ये। क्लियर। अब आपको इन दोनों की रेशियो निकाल लेनी है, तो रेशियो निकाल के आपके पास क्या आएगा, ओके एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे फिर से, 1/2 के 100 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा ये 50। ओके, 50 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने डिवाइड कर लेना है इसको u डैश अपॉन u, तो u डैश कितना है आपका k इंटू 50 और ये था आपका 2k, तो k से k कट गया आपका, यहाँ पे 25 आ गया, तो u डैश इज इक्वल टू 25u। तो जो बाद में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 25u। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ये आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे, तो ये आपका राइट रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन, हाँ जी, स्पीड ऑफ साउंड जो है अफेक्ट होती है किसको चेंज करने से, एम्पलीट्यूड को, वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को या टेम्परेचर को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर का आपने याद रखना है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज करती है। क्लियर, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज, कितनी कैपेसिटेंस होगी, फेराड में पूछा गया है। तो आपने याद रखना है स्फेरिकल कंडक्टर में जो कैपेसिटेंस रहती है उसका फॉर्मूला याद रखना है, C इज इक्वल टू 4πε0 R। ओके, तो ये याद रखना है। अभी आपको पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास हमें वैल्यू पता है किसकी, 1/4πε0 की, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको 1 में करना है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, और R कितना दिया गया है यहाँ पे इंटू 1। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास, मान लो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके जो आएगा वो आएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻⁻, हाँ जी 10। तो यहाँ पे कहाँ पे आपके पास आएगा ये 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ हैं, तो ये आपका बनेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट रहेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, ठीक है ना। तो निकालने का तरीका पता लग गया, आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको ये कैसे बनेगा, यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे एक 10 से डिवाइड कर दिया, तो जब इसको कट करोगे तो यहाँ पे बनेगा 1.1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, हाँ जी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहाँ पे हो सकती है, जीरो पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा वो जीरो पोटेंशियल पे मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे भी और नेगेटिव पोटेंशियल पे भी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, हाँ जी, तो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज दैट ए पार्टिकल इज मूव, कितने इंडिपेंडेंट वे में कोई पार्टिकल मूव कर सकता है, वो क्या हुआ, उस पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। तो मोनोएटॉमिक हुआ मतलब सिंगल एटम, जैसे आपका क्या हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, ये क्या है आपके मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो इसका जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो कितना रहेगा, तो इसका जो रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा 3। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, तो आपने याद रखना है F इज इक्वल टू 3n माइनस के। यहाँ पे n है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, और k है यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। ओके, क्लियर। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मोनोटॉमिक के लिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n कितना है यहाँ पे 1, और ये रिलेशन किसके साथ बनाएगा, क्योंकि सिंगल एटम है तो रिलेशन कोई नहीं बनेगा, तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू 1 माइनस 0 तो इज इक्वल टू 3। ओके, यही अगर आपसे पूछ लिया जाए डायटोमिक के लिए, यही अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके लिए, डायटोमिक में क्या आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो डायटोमिक में क्या हो जाएगा, डायटोमिक देखो आपके पास n कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2, और k अब 2 एटम है तो दोनों में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जो F निकल के आएगा डायटोमिक के लिए वो क्या आ जाएगा आपका 5। क्लियर, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। डायटोमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे वो कितने रहेंगे 5। यही अगर आपसे ट्राइएटॉमिक के लिए पूछा जाए, ट्राइएटॉमिक के केस में तो 6 रहेगा किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए 6 रहेगा, और 7 रहेगा
लीनियर के लिए, लीनियर स्ट्रक्चर अगर होगी, लीनियर स्ट्रक्चर अगर होगी, जैसे कि आपका CO2 है तो वो लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। CO2 क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर होगी, बट NH3 क्या है एक, हाँ जी, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या रहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहेंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।